नमस्कार साथियों। छोटी आदतें बड़ा बदलाव इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग क्या होता है, आदतों का स्कोरबोर्ड कैसे बनाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। बात की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं। एक महिला जो बरसों तक पैरामेडिक का काम कर चुकी थी, एक दिन अपने परिवार से मिलने एक कार्यक्रम में पहुंची। जैसे ही उसने अपने ससुर को देखा, वो बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर, जो कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, उन्होंने मजाक में जवाब दिया, देखो, तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। बहू ने कहा, ये मजाक की बात नहीं है, आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। ससुर नहीं माने। तब उस महिला ने बाकी परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि इनको अभी अस्पताल जाना चाहिए। और आपको विश्वास करने में हैरानी होगी कि कुछ घंटों बाद उस आदमी के दिल का ऑपरेशन हो रहा था। जांच में ये पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता था। यदि उसकी बहू को सहज बोध से ये पता नहीं चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पर अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्या हुआ? उस पैरामेडिक प्रोफेशनल को आखिर क्या दिखा जिससे उसने ये अंदाजा लगा लिया कि उसके ससुर की हालत ठीक नहीं है? शायद उसके अपने अनुभव से उसने समझा कि जब बड़ी धमनियों में अवरोध होता है तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण अंगों तक खून पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी वजह से त्वचा के सतह के आसपास वाले क्षेत्रों में खून का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो पाता, जिसके कारण चेहरे की रंगत में फर्क आ जाता है। क्योंकि वो महिला कई सालों तक दिल के मरीजों के साथ काम कर चुकी थी, उसने एक झलक में सहज बोध से इस संकेत को पहचान लिया। वो ये एग्जैक्टली नहीं बता सकती थी कि ससुर के चेहरे पर किस बात की खतरे की घंटी थी, लेकिन वो पूरे यकीन से ये कह पाई कि कुछ न कुछ गलत था। इस तरह की कहानियां दूसरे कई क्षेत्रों में भी मौजूद होती हैं। मसलन सेना के विश्लेषक ये पहचान सकते हैं कि राडार स्क्रीन पर कौन सी शत्रु की मिसाइल है और कौन सी उनके खुद के जत्थे के विमान की है। ये बहुत आश्चर्यजनक होता है क्योंकि दोनों की गति सीमा समान होती है। वो एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं और राडार पर लगभग हर मायने में एक जैसी ही दिखती हैं। और यदि उनसे ये पूछा जाए कि आपने कैसे पहचाना, तो शायद उनके लिए विश्लेषण करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनका कई सालों का अनुभव उन्हें ये सही अंदाजा लगाने में मदद करता है कि कौन सी उनकी अपनी मिसाइल का हिस्सा है और कौन सी दुश्मन की मिसाइल का हिस्सा है। इसी तरह म्यूजियम के जो क्यूरेटर्स होते हैं, वो किसी प्रामाणिक कलाकृति और विशेषज्ञ की नकली कलाकृति के फर्क को तुरंत समझ जाते हैं। हालांकि उनसे यदि एक्सप्लेनेशन मांगा जाए तो वे सटीकता से शायद ये नहीं बता पाएंगे कि वो इस निर्णय पर कैसे पहुंचे, लेकिन वो ये बता देते हैं कि कौन सी कलाकृति असली है और कौन सी नकली है। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो ब्रेन के स्कैन को देखकर वो ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि स्ट्रोक किस एरिया में आएगा, जबकि बाकी लोगों को इसमें कोई संकेत नजर नहीं आता। इन सब बातों से हमने क्या समझा? यही कि हमारा मन भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। वो लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है, आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। आप बार बार जब किसी चीज का अनुभव करते हैं तो आपका मन महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करने लगता है। ये सारी जानकारियों को क्रमबद्ध करता है, प्रासंगिक संकेतों को सहेजता है और उस जानकारी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संग्रहित कर लेता है। यदि आप भी अभ्यास करें तो निश्चित ही परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। हमारा मन अनुभव से सीखे सबकों की स्वचालित कोडिंग कर लेता है। हम हमेशा यह स्पष्ट नहीं कर सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम हर पल सीखते हैं और किसी स्थिति में प्रासंगिक संकेतों पर गौर करने की हमारी योग्यता हमारी हर आदत की बुनियाद होती है। यदि हम अपनी बॉडी की आदतों की बात करें तो हम अपने बालों से बढ़ने को नहीं कहते, हम अपने दिल से खून साफ करने को नहीं कहते,
हम फेफड़ों से सांस लेने को भी नहीं कहते और अपने पेट को ये नहीं बताते कि अब जो खाना अंदर आएगा उसे पचाना है। लेकिन इसके बावजूद हमारे शरीर के सभी अंग अपना काम चुपचाप करते रहते हैं। वो सब ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं। इसी तरह आपको पता चल जाता है कि आपको भूख कब लग रही है, खाने का समय हो गया है। ये एहसास करने के लिए आपको हमेशा अपने सामने कुछ खाने की चीज रखने की जरूरत नहीं होती। आपकी भूख गैर चेतन रूप से संचालित होती है। आपके शरीर में बहुत से फीडबैक चक्र होते हैं जो धीरे धीरे आपको बता देते हैं कि कब दोबारा खाने का समय हो गया है। ये सारे फीडबैक चक्र आपके अंदर होने वाली चीजों पर नजर रखते हैं। ये वहां भी नजर रखते हैं कि आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाले हार्मोन और रसायनों की बदौलत कौन कौन सी लालसा उत्पन्न हो सकती है। हमारी आदतों के संबंध में सबसे आश्चर्यजनक क्या है? यही कि आदत शुरू करने के लिए संकेत के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं होती। आपको अवसर का संकेत दिखाई देता है और आप चेतन ध्यान दिए बिना ही उस पर काम कर देते हैं। इसी वजह से आदतें इतनी उपयोगी हो जाती हैं, लेकिन इसी वजह से वो बहुत खतरनाक भी हो जाती हैं। आदतें होने पर आपका स्वचालित और गैर चेतन दिमाग आपके कामों का निर्देशन करता है। आप पुराने डर्रे पर चलते चले जाते हैं। आपको ये एहसास भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं जब तक कि आपको कोई नहीं बताए। कि आप जब भी हंसते हैं तो मुंह पे हाथ रख लेते हैं, या आप प्रश्न पूछने के पहले माफी मांगते हैं, या आप में दूसरे लोगों के वाक्य को पूरा करने की आदत है। आप इन आदतों को जितना ज्यादा दोहराते हैं, आप अपने कामों या उनके कारणों पर उतना ही कम प्रश्न करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर ने लिखा है कि उन्होंने एक क्लर्क के बारे में सुना था जिससे ये निर्देश दिया गया था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस खत्म कर लें तो वो खाली गिफ्ट कार्ड को काट के फेंक दे। एक दिन क्लर्क ने गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले कुछ ग्राहकों से पैसे लिए। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक के वास्तविक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, कैंची उठाई और फिर उसे आधा काट दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी आदत के ऑटो पायलट मोड पे था। नजर उठाने पर उसे हैरान ग्राहक दिखाई दिया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने आखिर क्या कर डाला। उन्होंने एक और महिला के बारे में लिखा है जो पहले स्कूल में टीचर थी, बाद में वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने लगी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें अभी भी कायम थी। कई बार वो अपने सहकर्मियों से पूछ लेती थी कि क्या बाथरूम जाने के बाद उन्होंने हाथ धोए थे। साथियों, जो संकेत हमारी आदतों को चिंगारी देते हैं वे समय के साथ इतने सामान्य हो जाते हैं कि नजर ही नहीं आते। इसलिए हमें नई आदतों को सफलतापूर्वक डालने से पहले वर्तमान आदतों को समझना होगा। और ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि जब कोई आदत आपके जीवन में दृढ़ता से जड़ें जमा लेती है तो ज्यादातर मामलों में वो गैर चेतन हो जाती है, स्वचालित हो जाती है। सवाल ये उठता है कि जब कोई आदत आपको दिखती ही नहीं तो आप इसे सुधारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। आइए समझते हैं कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग यानी इशारा करना और पुकारना क्या है और ये कितना प्रभावी है। यदि आप में से किसी को भी जापानी रेलवे सिस्टम की जानकारी है, जिसे संसार के सबसे अच्छे सिस्टम में से एक माना जाता है, यदि आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आपको पता चलेगा कि कंडक्टर्स को एक विचित्र आदत होती है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर उसकी तरफ इशारा करके कहता है सिग्नल हरा है। जब ट्रेन हर स्टेशन के अंदर और बाहर आती है तो ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बताता है कि ट्रेन की गति कितनी है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर समय बताता है। बाहर प्लेटफॉर्म पर दूसरे कर्मचारी भी इसी तरह काम करते हैं। हर ट्रेन के चलने से पहले स्टाफ के सदस्य प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा करके घोषणा करते हैं
रास्ता साफ है। हर विवरण को देखकर उसकी ओर संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना यानी पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहा जाता है। इस सुरक्षा तंत्र को इसलिए बनाया गया था कि गलतियां कम हो या बिल्कुल ही ना हो। अभी ये मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन ये कई बार बहुत असरदार साबित हुआ। इससे गलतियां 85% तक कम हो गई और दुर्घटनाएं 30% तक। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि ये अचेतन आदत को चेतन में ले आता है, जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। क्योंकि ट्रेन के ऑपरेटर्स को अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसीलिए इस बात की ज्यादा संभावना रहती है कि वो गलती करने से पहले ही समस्याओं को देख लेंगे। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि जब एक बार वो जापान गए तो इस रणनीति की वजह से उन्होंने एक औरत की जान बचते देखी। उस महिला का छोटा बेटा जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन शिंकानसेन के दरवाजे बंद होते समय चढ़ गया। महिला उसे पकड़ने के लिए अंदर हाथ डाल रही थी, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में फंस गया और वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई। ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक कर्मचारी ने प्लेटफॉर्म पर इशारा करना और पुकारना रणनीति का इस्तेमाल करके सुरक्षा जांच की। 5 सेकंड से भी कम समय में उसका ध्यान उस महिला पर चला गया और उसने ट्रेन रोक दी। दरवाजा खुल गया और आंसुओं में डूबी महिला दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंच गई। 1 मिनट बाद ट्रेन सुरक्षित रूप से चल पड़ी। आइए अब समझते हैं कि आदतों का स्कोरबोर्ड क्या है, इसे क्यों बनाना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। ये एक आसान सा अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में जागरूक बन सकते हैं। अपने खुद की आदतों का स्कोर कार्ड बनाने के लिए अपनी आदतों की एक सूची बनाएं। मान लीजिए आपने अपनी कुछ आदतें लिखी, जैसे जागना, अलार्म बंद करना, फोन देखना, ब्रश करना, वजन लेना, शावर लेना, कपड़े पहनना, चाय बनाना, एटसेट्रा। पूरी सूची बनाने के बाद हर व्यवहार को देखें और खुद से पूछें कि क्या ये एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, या ना अच्छी है ना बुरी है। यदि अच्छी है तो उसके आगे राइट लगा लें, यदि बुरी है तो उसके आगे क्रॉस लगा दें, और यदि ना अच्छी है ना बुरी तो उसके आगे इक्वल्स टू लगा दें। कई बार ये सवाल आता है कि किसी भी आदत को अच्छा या बुरा कैसे माना जाएगा। ये आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने लंच में बहुत सारा घी, तेल, मसाला, बटर आदि इस्तेमाल करता है तो ये बुरी आदत है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या अपनी मांसपेशी बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए वो घी, तेल या बटर खाना अच्छी आदत है। सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। यदि आपको भी ये तय करने में मुश्किल आ रही है कि किसी खास आदत को रेटिंग कैसे देना है, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये व्यवहार या ये आदत मुझे वैसा व्यक्ति बनने में मदद कर रही है जैसा मैं बनना चाहता हूं? क्या ये आदत मेरी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट देती है या विपक्ष में? जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के सामंजस्य में होती हैं, वो उसे मजबूत बनाती हैं, वो आमतौर पर अच्छी होती हैं। जो आदतें आपकी मनचाही पहचान के साथ संघर्ष या विरोध में होती हैं, वो आमतौर पर आपके लिए बुरी होती हैं। जब भी आप अपनी आदतों का स्कोर बोर्ड बनाएं, तो पहले आपको कोई भी आदत को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है, इस बात पर ध्यान देना है कि सच में क्या हो रहा है। बिना किसी आंतरिक आलोचना के अपने विचारों और कामों का अवलोकन करें। अपनी कमियों के लिए खुद को दोष नहीं दें। अपनी सफलताओं के लिए भी खुद को शाबाशी बिल्कुल नहीं दें। बस कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आप सुबह उठ के 1 कप चाय पीते हैं, या दिन में 1 बार चॉकलेट खाते हैं, या दिन में 2 बार कॉफी पीते हैं, या ऐसा कुछ भी। उस आदत के बारे में बार बार सोचें और ये पता करें कि ये आपके मानसिक हेल्थ के लिए, शारीरिक हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है।
यदि आप ऑनलाइन समय बर्बाद करते हैं तो ये ध्यान दें कि आप अपना जीवन क्या उस तरह खर्च कर रहे हैं जिस तरह आप चाहते हैं, या उस तरह जिस तरह आप बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत छोटी सी बात है कि बुरी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोज निकालना है। यदि आपको लगता है कि आपको इसमें सहायता की जरूरत है तो अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करिए। आप जो काम करने का सोच रहे हैं उसे जोर से बोलिए और ये भी बताइए कि परिणाम क्या होगा। यदि आप जंक फूड खाने की आदत को कम करना चाहते हैं तो अगली बार जब भी खुद को किसी जंक फूड को उठाते देखें तो जोर से बोलें कि मैं इसे खाने वाला हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन भी बढ़ जाएगा और मेरी सेहत भी खराब हो जाएगी। जब आप जोर जोर से बोलते हैं तो परिणाम ज्यादा वास्तविक लगने लगता है और आप बेध्यानी से अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते हैं, चेतन होकर सही काम करते हैं। ये तरीका किसी काम को याद रखने में मदद करता है। और जब आप जोर से बोलते हैं कि कल मुझे लंच के बाद पोस्ट ऑफिस जाना होगा, तो इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप सचमुच ऐसा करेंगे, क्योंकि आप किसी काम की आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं और इसी से सारा फर्क पड़ जाएगा। साथियों, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल करें, आदतों का स्कोरबोर्ड बनाएं, अच्छी और बुरी आदतों को अलग अलग करें, अपने अंदर ये अवेयरनेस डेवलप करें, जागरूकता पैदा करें कि कौन सी आदत आपको वैसा बना रही है जैसा आप खुद बनना चाहते हैं और कौन सी आदत आपको वैसा बनने से रोक रही है जो आप बनना चाहते हैं। और इस तरह एक एक करके आपके पास उन सारी आदतों की लिस्ट होगी जो आपको वो इंसान नहीं बनने दे रही जैसे कि आप बनना चाहते हैं। अब क्या करें, बस शुरुआत कर दीजिए। जैसे आप बनना चाहते हैं उसकी तैयारी करिए और उन सब आदतों से बाहर निकलिए जो आपको रोकती हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।